अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टफार्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी और मुआशी बहरान के बाद आइनी बहरान भी पैदा किया गया। महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आम आदमी दो वक्त की रोटी से भी महरूम होता जा रहा है। बजट की आमद है, लेकिन हुकूमत अब बिल्कुल सोई हुई है। बजट की कोई बात नहीं हो रही। बजट 2023 आने वाला है। बजट 2023 कैसा होगा और कैसा होना चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर मुआशात हैं, सीनियर टैक्स माहिर अमूर हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब, आई कैप के काउंसिल मेंबर मोहम्मद अवैस साहब ज्वाइन करेंगे। अरशद बशीर साहब हैं, आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, वो मुझे ज्वाइन करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब को अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये बताइएगा, मौजूदा हालात में पाकिस्तान को मुआशी बदहाली से निकाला जा सकता है? पाकिस्तान को मौजूदा माशी सूरत हाल जो कि इंतहाई नाजुक है, उससे निकालने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले तो हमें सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करना चाहिए। सियासी जमातों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर मईशत के ऊपर उनको ये फ़ैसला करना होगा कि पाकिस्तान को कैसे इस मुश्किल से निकालना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मईशत के लिए तीन चीज़ें करें। पहले तो ये कि हम अपनी मईशत को इस रास्ते पर लेकर चलें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बरामदात की तरफ तवज्जो दें और अपनी दरामदात को जो है वो कम करें। और दूसरा ये कि हम अपने जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं मजमूई तौर पर उसमें कम से कम 30% की कमी करें। और इसके अलावा जो हमारा अपना मालियाती खसारा है हर साल, जो अब हमारे सूद की रकम से भी ज़्यादा होता चला जा रहा है, हम उसको भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। और ये तीन चीज़ें करने किए बगैर पाकिस्तान को मौजूदा माशी बहरान से नहीं निकाला जा सकता। डॉक्टर साहब, बजट 2023 को किस तरह देखते हैं? बजट 2023 जो कि आमतौर पर जून में पेश किया जाता है, इस दफ़ा बहुत ही अहम होगा। अगर यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर इसको जाहिर है कि 12 अगस्त तक इस नेशनल असम्बली को रहना है। अगर ये बजट पास किया जाए और कोई वहाँ पे मजबूत अपोजिशन भी ना हो तो बहुत इम्कानात हैं कि चूँकि ये इलेक्शन का साल है तो हुकूमत एक ऐसा बजट पेश करे जिसमें आम तौर पर लोगों से वोट लेना मकसूद हो, ना कि जो हमारी माशी सूरत हाल है उसका तदारक किया जाए। ज़रूरी तो यही था कि हम कोई इलेक्शन की ऐसी तारीख कर लेते कि एक नई हुकूमत आकर दरअसल अगले 5 साल का जो उसका मंसूबा होता उसके मुताबिक बजट साजी करती। मगर चूँकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इस बजट के अंदर कम से कम हुकूमत जो है वो अखराजात को कम करने और आमदनी को बढ़ाने का एक ऐसा तरीका अख्तियार करे जो सबको काबिल कबूल हो, और उसके साथ साथ ऐसी सनतों को और ऐसे बिजनेसेस को तरजीह दे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बरामदात कर सकें। और इसके अलावा जो पूरा माशी ढांचा है उसके अंदर भी जो इस्लाहात की ज़रूरत है उसकी तरफ पहला कदम उठाए। डॉक्टर साहब, हुकूमत बजट 2023 में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस करेगी, आप क्या समझते हैं? आने वाले बजट में अगर तो हुकूमत का मसला सिर्फ वोट लेना ही हुआ तो जाहिर है कि फिर एक दफ़ा अमीर लोगों पर कोई भी काबिल कदर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि वही इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे जो कि आपने देखा कि सप्लीमेंट्री बजट में भी बढ़ाए गए, और जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि एक तो लोगों की जो माली मुश्किलात हैं उसमें इजाफ़ा हुआ, पाकिस्तान के अफरात ज़र में इजाफ़ा हुआ, और हुकूमत को वो पैसे भी नहीं मिल सके, वो फंड भी नहीं मिल सके जिससे वो अपना जो अखराजात का खसारा था उसको पूरा कर सके। तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले इस बजट से ये तवक्को नहीं की जानी चाहिए कि इसमें हुकूमत जो है वो कोई डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफ़ा करेगी, बल्कि होगा यही कि फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा लगाए जाएंगे और उससे पाकिस्तान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा इस एतबार से भी होगा
कि लोगों के लिए ज़िंदगी और भी मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। डॉक्टर साहब, इनकम टैक्स में इस्लाहात की और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या सेल टैक्स के निज़ाम में? पाकिस्तान का जो टैक्स का पूरा निज़ाम है उसमें मजमूई तौर पर ही इस्लाहात की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों में ही इस्लाहात की ज़रूरत है। इनकम टैक्स के अंदर से तमाम तर ऐसी हमें प्रोविजंस निकाल देनी चाहिए जो असल इनकम को टैक्स नहीं करती, और विद होल्डिंग पे जितना भी इन्हिसार है उसको ख़त्म करके सिर्फ इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। अगरचे ये हुकूमत के लिए मुश्किल काम है, मगर इससे के बगैर इनकम टैक्सेशन के कोई मतलब भी नहीं रह जाता। जहाँ तक सेल टैक्स के निज़ाम का ताल्लुक है उसमें हमारा रेट बहुत ही ज़्यादा है, उसको कम करके और उसको ब्रॉड बेस करने की ज़रूरत है। इस वक्त रजिस्टर्ड सेल टैक्स अफराद की तादाद बहुत ही कम है। हमें कम से कम उसके अंदर 4 से 5 मिलियन का इजाफा करना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल टैक्स जो है वो अगरचे कम शरह पर मगर हर उस ट्रांजैक्शन पे ले सकें जिसमें कि अद्वियात और कुछ खाने पीने की अशिया को छोड़कर बाकी हर चीज़ पर हम मुनासिब शरह से टैक्स लगाएं और उसको वसूल करें, और उससे फिर लोगों की सही आमदनी भी हम जो है उसका जांच पड़ताल कर सकें। डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि हुकूमत बजट 2023 में आवाम की परेशानी और मुश्किलात का मुदावा कर पाएगी? आने वाले बजट में हुकूमत की ख्वाहिश तो यही होगी कि चूँकि ये इलेक्शन का साल है तो वो लोगों की मुश्किलात में जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं उसमें कमी करें। उसको कमी करने के लिए बाहर कैफ उनके पास कोई ऐसा वाज़ेह मंसूबा तो नहीं है, मगर मेरा मशवरा ये है कि उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान में 3 चीज़ें तो ज़रूर करें। अफरात ज़र को रोकने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब लोगों को सहूलत दें और उसको टैक्स की शरह को कम करें, मगर जैसे मैंने पहले सवाल में कहा था इसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड बेस करें। दूसरा, वो टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाएं और अमीर लोगों से टैक्सेस लेकर गरीब लोगों को डायरेक्ट टारगेटेड सब्सिडी दें। ये इस मसले का दूसरा हल होगा। और तीसरा ये कि बजट के अंदर वो ऐसी इस्लाहात का ऐलान करें जिससे कि हम अपनी देरपा और पायदार तरक्की की तरफ कदम उठा सकें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं अरशद बशीर साहब। आप माहिर टैक्स अमूर हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं। अरशद बशीर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा, मौजूदा हालात में आवाम दोस्त बजट बनाया जा सकता है? देखिए, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो यह है कि जो मौजूदा हमारे पाकिस्तान के ऊपर इकनॉमिक प्रेशर है, हमें उसको देखना है। हमारे जो रुपये की डिवैल्यूएशन, सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इस बजट को बेहतर किया जा सकता है, आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विल की ज़रूरत है। हमें इसमें देखना यह है कि हमारा जो करंट एक्सपेंडिचर है हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री गैस है, फ्री पेट्रोल हम दे रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेट या ऑफिसर्स जितने भी हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, हम उन चीज़ों को कम किया जा सकता है। हाँ, गाड़ी देनी है, वो जो वर्किंग आवर्स हैं, ऑफिस टाइमिंग है, उसके अंदर दें उनको ऑफिस यूज़ के लिए, और अपने उनकी कोई लिमिट रखें। पहले हमने आज चीज़ें अनलिमिटेड की हुई हैं, तो जब तक हम उन चीज़ों को लिमिट करेंगे, उन एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते हुए हम उन्हीं से पैसा निकाल के हमने आवाम को देना है। आवाम को रिलीफ देने के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरत है। देखिए, आपकी इस वक्त परचेजिंग पावर लोगों की ख़त्म हो गई है। आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो आपका पहले हम मिडल मैन जिसको कहते थे या सफ़ेद पोश तबका कहते थे, तो अब तो ख़त्म हो चुका है। वो बेचारा गुर्बत की लाइन से भी नीचे चला गया है। तो इन हालात को देखते हमें ज़रूरत है कि हम अपने बजट को इस तरह करें कि ये जो ना आवाम दोस्त बजट हो, इसमें नए टैक्सेस ऐसी चीज़ें ना की जाएँ जिससे इन्फ्लेशन बढ़े, आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ पड़े। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना है, और इसके लिए हमें करंट एक्सपेंडिचर जो अपना है उसको कंट्रोल करना है। उसको हमें चाहिए कि हमें अगले 2-3-4 साल के लिए करंट एक्सपेंडिचर जो हमने रखे हुए हैं उनको फ्रीज़ कर दें, उसके इंक्रीज़ ना करें। जो लोगों को हमने फ्री सब्सिडीज़ अपने मिनिस्टर्स को दी हुई हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स को दी हैं, जजेस को हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उन सब की जो ये फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री पेट्रोल, फ्री गाड़ियाँ, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और कम से कम किया जाए। जब तक उन चीज़ों को हम कम नहीं करेंगे, हम आवाम को उसमें से कोई रिलीफ नहीं दे सकते। देखिए, हमारे पास
अपने डेट सर्विसेज के हमने अपने लोन भी पे करने हैं, अपने डेट सर्विसेज भी करनी है। तो और दूसरा अपने हम रेवेन्यू जब तक डिफरेंट ज़रिए से जनरेट नहीं करेंगे हम इन चीज़ों को नहीं कर सकते। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अरशद बशीर साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत इस बजट में नए टैक्सेस लगाएगी या और कोई भी इसका हल मौजूद है? मेरा ओपिनियन ये है कि हम नए टैक्सेस लगाने से, टैक्सेस को बढ़ाने से आपका जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता नहीं है, टैक्स रेवेन्यू कम होता है। आपको नए टैक्सेस लगाने चाहिए, आपको नए पोटेंशियल टैक्स पेयर तलाश करने चाहिए। वो टैक्स पेयर जो टैक्स नेट में नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा डाटाबेस है, उसको एनालाइज करें। हमारे पास एक्चुअल इशू ये है कि हमारे पास जो FBR है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस डाटा को एनालाइज कर सके। हमें चाहिए कि इस पर्पज़ के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए प्रोफेशनल्स हायर करें। आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को हायर करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करें, ACCS को हायर करें, MBAs को हायर करें। इन लोगों को हायर करें, इन फर्मों को हायर करें, उनसे जो आपका डाटा है उसको एनालाइज करवाएं। अपने डाटा को एनालाइज करवाने के बाद फिर उसमें से आप अपने पोटेंशियल टैक्स पेयर निकालें। वो टैक्स पेयर जो टैक्स नेट में नहीं है उन चीज़ों को करें, और अपने जो FBR है उसका जो आपके फीड फार्मेशन है, उसका जो स्टाफ है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इस डाटा को एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो उसके ऊपर उनको प्रॉपर ट्रेंड किया जाए। सिंपल टैक्सेशन सिखा देना इशू नहीं है, हमें देखना है कि उस बंदे को जो डाटा आपको उसको एनालाइज करना भी आता है कि नहीं आता, उस डाटा को कैसे करना है, किस शेप में डाटा है, वो डाटा एनालाइज करें, उससे नए पोटेंशियल टैक्स पेयर निकालें और टैक्स पेयर्स को बढ़ाएं। हम जब तक अपने टैक्स पेयर्स को नहीं बढ़ाएंगे हम सर्वाइव नहीं कर सकते, और ये हमारी ज़रूरत है टैक्स पेयर्स को बढ़ाना। और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए नया टैक्सेस लगाना या टैक्स रेट्स को बढ़ा देना हल नहीं है, हमें टैक्स को कम करना चाहिए। आप सेल टैक्स को ही देख लें, आपने अभी 17 से 18% सेल टैक्स कर दिया है। गवर्नमेंट को अल्टीमेट आप जितने भी वर्किंग कर लें, गवर्नमेंट को 4 से 4.5% टैक्स ही जाता है। आपने 18% बढ़ा दिया है, जो उतनी ही पीछे आपको इनपुट देनी पड़ जानी है। मतलब एक बंदे के अगर 10% 5% मार्जिन पे बंदा काम कर रहा है तो उसने जो 18% सेल टैक्स आउटपुट पे चार्ज करना है, उसने पीछे उसकी इनपुट भी तो लेनी है 18% के हिसाब से। जो वैल्यू एडिशन बनती है उसने टैक्स उसके ऊपर पे करना है। और अल्टीमेट आप जितनी भी वर्किंग कर लें, पूरी सप्लाई चेन को एनालाइज करके देख लें, मैन्युफैक्चर से लेके एंड यूज़र तक, आपको नेट जो सेल टैक्स की बचत है वो 4-4.5% ही है। तो बेहतर यह है कि आप 18% सेल टैक्स लगाने के बजाय 4-4.5% अक्रॉस द बोर्ड लगा दें और विदाउट एनी इनपुट एडजस्टमेंट लगा दें। कोई इनपुट एडजस्टमेंट ना दें, 4.5% लगाएं, आपका देखें रेवेन्यू इससे बढ़ जाएगा। आप टैक्स जितना आपने टैक्स बढ़ा दिया है उतनी ही टैक्स अवियन बढ़ जाती है। ये फैक्टर है, आप जितना टैक्स बढ़ाते जाएंगे टैक्स अवियन बढ़ती जाएगी। उसको कंट्रोल करने की हाल है कि आप अपने टैक्सेस को लेके नीचे लेके सेल टैक्स को उसी के डिजिट में लें, 4-4.5% में सेल टैक्स लगा दें, कोई इनपुट ना दें, सारी इनपुट ख़त्म कर दें। सिर्फ आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको देनी है, आप उसको दे दें, लेकिन उसको भी इनपुट ना दें, आप उसकी इनपुट उसको वैसे जीरो रेटेड कर दें ताकि वो आपका जीरो रेटेड रहे। या अगर वो 4% आप दे भी देता है तो फिर कॉस्ट का इम्पैक्ट 4% ही पड़ता है। अभी सूरत हाल ये है कि आप 18% जो चार्ज कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा तो आपसे रिफंड के बाद में आपको लोगों को देना पड़ जाता है। इससे इनकम टैक्स में आपने पहले सुपर टैक्स लगा दिया, डीम्ड इनकम टैक्स लगा दिया, सारी चीज़ें कोर्ट्स में जा रही हैं, तो वो नए टैक्सेस लगाना हल नहीं है। टैक्सेस का हाल ये है कि आप टैक्सेस को कम करें और अपने टैक्स पेयर को बढ़ाएं, जो नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर हैं वो बढ़ाएं। और उसके लिए आपको अपने डाटा को एनालाइज करना है। उस डाटा को एनालाइज करने के लिए नई टेक्निक्स हैं, नए सिस्टम्स हैं, उनको यूज़ किया जाए, नए टेक्निक्स को यूज़ किया जाए और प्रोफेशनल्स को हायर करें। अपने प्रोफेशनल्स को हायर करके उनको थ्रू डाटा को एनालाइज करें और टैक्स नेट को अपने को बढ़ाएं। अरशद बशीर साहब, आपके पास क्या तजावीज़ हैं बजट 2023 के हवाले से? उसके अंदर डिफरेंट है, जैसे आप सेल टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखते हैं तो उसके अंदर ये POS इंटीग्रेशन का एक इन्होंने कंसेप्ट शुरू किया है, तो उसको अक्रॉस द बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अब मसला ये है कि जो लोगों ने तो सेल टैक्स में अपने को POS में इंटीग्रेट करा दिया, वो बेचारों को नोटिस भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। जिन लोगों ने नहीं कराया उनको एक पेनल्टी के नोटिस आए, वो कोर्ट से जाकर सेटिस्फाइड हो गए और आराम से मज़े से बैठे हुए हैं। लेकिन अपनी रेट को कैम करें और जहाँ लगाना है उसको लगाएं और टैक्स रेट को कम करें, कम करके आप POS लगाएं और जहाँ बनता है वहाँ सबके POS लगाएं। ऑडिट है, आपने इनकम टैक्स में ऑडिट की चेंज कर दिया गया है कि आप एक बंदे के 1 साल अगर ऑडिट होता है अगर 4 साल तक उसका ऑडिट में सिलेक्शन नहीं होगी। लेकिन सेल टैक्स में ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है, वहाँ भी प्रोविजन डाली जाए ताकि एक बंदे का अगर एक दफ़ा ऑडिट हो जाता है तो दोबारा उसको ऑडिट ना हो। और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको टैक्स ऑडिट करने के बजाय आप नए टैक्स पेयर को लेके हैं, वो लोग लेके हैं। देखें आपके पास इंडस्ट्रियल कनेक्शंस,
कमर्शियल कनेक्शन का सारा डाटाबेस मौजूद है, वो देखें और उन लोगों को चेक करें कि वो सेडल में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। जो सेडल में रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर्ड करें, रजिस्टर्ड करके आपने नंबर ऑफ टैक्स पेयर वहाँ से बढ़ाएं। इस तरह इनकम टैक्स के अंदर देखें आप, जो लोग टैक्स नेट में जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने बड़े गाड़ियाँ ली हुई हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको देखें कि वो आपको टैक्स कितना दे रहे हैं। आप उस डाटा को एनालाइज करें। फॉरेन ट्रैवल्स हैं आपके उन लोगों के, उन ट्रैवल्स को देखें, ट्रैवलिंग की कास्ट देखें। तो ये सारी चीज़ों को हम देखें। आपके बैंकों का डाटा अवेलेबल है, बैंकों के ट्रांजैक्शन का डाटा अवेलेबल है, वो आप उनसे कंपेयर करें। तो उससे आप अपने जो नए टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स पेयर लाएँ और उन चीज़ों को किया जाए। इस तरह से आपके अंदर आपको इसको डॉलर का इशू है, डॉलर नहीं आ रहे, बाहर से डॉलर आने बंद हो गए हैं, तो डॉलर को लाने के लिए आप लोगों को डॉलर की एमनेस्टी स्कीम दे दें फॉर द टाइम भी है कि लोग जितने डॉलर पड़े हुए, इसमें डॉलर स्मगल हो रहा है हमारा, तो उस स्मगलिंग को रोकें। जो डॉलर बॉर्डर पे लोग बैठे हुए वो कैसे डॉलर बाहर स्मगल हो रहा है, डॉलर आपका स्मगल हो रहा है, डॉलर की शॉर्टेज है, उस वजह से आपका डॉलर, आपके जो डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है। तो अपने उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें और ऐसे मेजर्स लेके हैं अपने बजट के अंदर, ऐसे टैक्सेशन के मेजर्स लेके हैं कि आपको जो टैक्स नेट से लोग बाहर हैं वो टैक्स नेट में आएँ। लेकिन जब तक आप ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में नहीं लेके आएंगे, आप उससे आगे चीज़ें नहीं कर सकते। आपके इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 111 है, उसके अंदर आपने अमेंडमेंट कर दिया, आपने लिमिट कर दिया कि 5 मिलियन से ज़्यादा आप बाहर से कोई रेमिटेंसेस मंगवाएगा बंदा तो आपको पूरी ट्रेल देनी है, चीज़ें करनी है। तो आप उसको ओपन करें कि जो बंदा बाहर से डॉलर लेके आता है, उसको बैंकिंग चैनल से लेके आ रहा है, आपके पास डॉलर प्रॉपर आ रहे हैं, तो आप उसको कंट्रोल करें, मॉनिटर करें, लेकिन उसको अलाउ करें, उसकी लिमिट को ख़त्म करें ताकि आपके पास डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आए और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ना, आपको जो है ना रेवेन्यू इस तरह चीज़ों को बढ़ाएं। आपने अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए मेजर्स लेने हैं। जब तक अपना टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ाएगा, आपका जो ये टारगेट से चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। आपका टारगेट जितना भी बढ़ाते हैं, होता क्या है कि आप टारगेट बढ़ा देते हैं, अब वो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको परेशान किया जाता है, उसको हरासा किया जाता है, उनके ऑडिट्स किए जाते हैं, उन्हीं को रिकवरी की जाती है, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो एडवांस टैक्स जमा करवाएं। अब जो मौजूदा मुआशी हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए हमें चाहिए कि हमें अपने टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए जो हमारी चीज़ें हैं, डाटा है, उसको एनालाइज किया जाए, करने के बाद उससे अपनी जो चीज़ें ना बढ़ाई जाए। जब तक ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे, अपना जो भी हम जितने भी कोशिशें कर लें, हम अपने रेवेन्यू को नहीं बढ़ा सकते और चीज़ें जो है ना अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर सकते और हमारे ऊपर यही प्रेशर रहेगा। और हमें अपने ऊपर खुद सर्वाइवल की तरफ जाना है। हमें इस चीज़ पे नहीं रहना कि आप जो आने वाला जो दौर है, वक्त है, आप जब तक खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप बाहर से कब तक IMF के उसका कर्ज़ों पे रहेंगे। IMF के आपके सामने अभी हालात हैं कि IMF की आपने तमाम शराइत मंजूर कर ली, लेकिन आपको अभी तक भी उन्होंने पैसे नहीं दिए और अभी तक आपने जो चीज़ें उन बाद में करने वाली थी वो भी आपने पहले कहा दिया। आपने मिनी बजट भी ले और मिनी बजट लाने के बाद सारी चीज़ें आपने जो जो उन्होंने कहा आपने सारी चीज़ें कहा दी, लेकिन आपको पैसे उन्होंने दिए। अब मिनी बजट आया है, मिनी बजट के अंदर भी सिर्फ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको भी फोकस किया गया है। नया टैक्स पेयर को लाने के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, उसके लिए कोई उसके अंदर प्रपोजल नहीं है, कोई तजवीज़ नहीं, कोई आपने लेजिस्लेशन नहीं की। हमें ऐसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि आप नए लोगों को ले टैक्स नेट में लेके उसकी लेजिस्लेशन करें। जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, अपने रिसोर्सेज पे अपने आप डिपेंड नहीं करेंगे, बाहर के लोगों के ऊपर आप डिपेंड करते रहेंगे, हमारे मुल्क के हालात यही रहेंगे, हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और हमें अपनी जो जितने पॉलिटिकल लोग हैं सब लोगों को मिल बैठना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। जब तक हम ये मुल्क के लिए सब लोग बैठ के नहीं सोचेंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। जो अदारा जिसका जो रोल है वो अदारा अगर उस अपने डोमेन में रहते हुए काम करे, जुडिशरी है अपने डोमेन में रहे, अदलिया है, आर्मी अपनी जो डोमेन में रहे, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी डोमेन में रहे, तमाम अदारे अगर अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए काम करेंगे तो ये चीज़ें, जब एक अदारा दूसरे के डोमेन में घुसने की कोशिश करेगा तो जो हमारे हालात चाह रहे हैं यही हालात रहेंगे और हम कभी भी बेहतर नहीं कर सकते। हमारे साथ पड़ोसी मुल्क हैं, वो कहाँ तरक्की कर चुके हैं, उनकी GDP की ग्रोथ क्या है, हाँ हमारी ग्रोथ उससे भी पहले से कम हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इन सारी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया अरशद बशीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर सबसे पहले ये बताइएगा बजट 2023 को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल जी, बजट 2023 के मुतालिक हम तमाम बिज़नेस कम्युनिटी की यही ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएँ ताकि जिस बहरानों से हमारा मुल्क इस वक्त गुजर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इंडस्ट्री पे मसाइल हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इनको कम करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ दी जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो टैक्स पेयर हैं
उनको सहूलियात दें, उनको इज़्ज़त दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि जब तक हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं बढ़ेगी, जब तक उनको इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, तब तक हम अपनी इकॉनमी को बेहतर नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ देनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी आसानियाँ रखी जाएँ। और जो सबसे बड़ी बात है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट को इस वक्त टोटल एमनेस्टी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, कि एमनेस्टी तमाम अनडिक्लेयर्ड एसेट्स पे दे दी जाए, और स्पेशली डॉलर अकाउंट की एक एमनेस्टी देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास डॉलर के रिजर्व्स बहुत कम हो गए हैं, ताकि मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व्स बढ़ें। काशिफ साहब, हुकूमत बजट में डायरेक्ट टैक्सेस को फोकस करे या इनडायरेक्ट टैक्सेस को? देखिए, अल्टीमेटली हम तो हमेशा से इनडायरेक्ट टैक्सेस के ख़िलाफ़ हैं, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ रही है वो इसीलिए बढ़ रही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और हम तो बार बार ये कहते हैं कि टैक्सेस के रेट को भी कम करें, टैक्सेस की तादाद को भी कम करें। जितने भी टैक्सेशन के जो टारगेट्स पूरे किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन और विद होल्डिंग के रेट्स को बढ़ाकर, विद होल्डिंग के टैक्सेस को बढ़ाकर पूरे किए जाते हैं। तो ये हमारी तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाना है, हमने चाहते हैं कि हमारा टैक्स बेस बढ़े, तो हमारे जो इतने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रेट्स हैं उसको कम किया जाए, उनको हमें कम करना चाहिए। और हमारी भी इस बजट में भी यही गवर्नमेंट से अपील है कि आप विद होल्डिंग के रेट्स को भी कम करें और विद होल्डिंग के नंबर्स को भी कम करें। काशिफ अनवर साहब, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामलात हल होते नज़र आते हैं, और बजट में क्या तजावीज़ हैं इसके हवाले से? मैं तो जी ज़ाती तौर पे हमेशा ये कहता हूँ, और मेरी राय भी ये है कि हम शायद उस तरह से एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते जिस तरह हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम इंपोर्ट को ज़रूर कम कर सकते हैं। और हमारी एक्सपोर्ट तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, जब तक हमारी इंटरेस्ट रेट, हमारा इन्फ्लेशन, हमारी डिवेल्यूएशन ये कम नहीं होगी। तो अगर हमें कम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो हमें एक तो वैल्यू एडिशन की तरफ जाना होगा, ब्रांडिंग की तरफ जाना होगा। हमें अपने जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फैसिलिटीज़ देनी होगी, और रॉ मटेरियल्स जो हमें सारे के सारे इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और डिवेल्यूएशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो हमें अपनी वैल्यू को, रुपये की कीमत को डॉलर के अगेंस्ट हमें मुस्तहकम करना होगा, ताकि हमारी इंपोर्ट की प्राइस कम हो। और रॉ मटेरियल्स के लिए हमें यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को यहाँ खुद लगाना होगा, और एग्रीकल्चर पे हमें फोकस करना होगा। और जो बहुत ज़रूरी बात है कि हमें वाटर रिजर्वॉयर्स के ऊपर और डैम्स के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। काशिफ अनवर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि हुकूमत गैर मुल्की इन्वेस्टर को मुल्क में लाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाए? मैं तो जी ये समझता हूँ कि अगर हम किसी मुल्क का इम्प्रेशन अच्छा दुनिया में भेजना चाहते हैं, तो वो यहाँ से ही ज़ाहिर होता है कि आपके गैर मुल्की जो पाकिस्तानी हैं और गैर पाकिस्तानी हैं वो कितना आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जो एक्सपैट्रिएट्स पाकिस्तानी हैं उन्हें भी अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो तब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक उनकी सरमायाकारी यहाँ पर महफूज नहीं होगी, जब तक उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर महफूज नहीं होगी, जब तक वो बिला खौफ व ख़तर अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी, और वो पॉलिसीज़ तब तक नहीं बनेंगी जब तक हम लोकल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को, लोकल इन्वेस्टर की हम तमाम एसेट्स को महफूज नहीं करेंगे, उनके लिए तमाम टैक्स की पॉलिसीज़ और दूसरी पॉलिसीज़ को आसान नहीं करेंगे। तो हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को बनाना है। और मैं समझता हूँ कि इस बजट में गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ की तरफ काम करना शुरू कर देना चाहिए जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क के अंदर इम्प्रूव करे। जी बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मोहम्मद अवैस साहब। आप कौंसल मेंबर हैं ICAP के। मोहम्मद अवैस साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि बजट 2023 को आप किस तरह देखते हैं? इस वक्त हम सबको पता है कि हुकूमत के लिए एक मुश्किल तरीन टाइम चल रहा है। एक तरफ तो महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है,
ऊपर से जब बजट आता है तो बजट में लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि चीज़ें और बढ़ेंगी, कुछ होगा तो महंगाई और बढ़ जाएगी। तो और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें एक रेवेन्यू टारगेट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, उनको इकट्ठा करना है। और जो मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसके अंदर क्योंकि कारोबार तो अब हो नहीं रहे, कारोबार बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन के जो अहदाफ है वो तो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। अब आगे के लिए एक बढ़ा के टारगेट लेना और उसको इकट्ठा करना ये एक दूसरा बड़ा चैलेंज होगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए फ्रेंकली एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी कि क्या टैक्स रेट बढ़ाए जाएं, टैक्स बेस को इंक्रीज किया जाए, कौन सी ऐसा तरीकाकार किया जाए कि जिससे टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ जाए और महंगाई वाले जो एलिमेंट हैं वो ना बढ़ सकें और रादर जो है वो चीज़ों को कम की तरफ लेके जा सके। आपको याद होगा कि पिछले साल भी बजट में उन्होंने कुछ नए टैक्सेस लगा दिए थे, जैसे सीवीटी है, सुपर टैक्स था, 7E के ऊपर वो रेंटल डीम्ड इनकम के ऊपर है, और ये सारे जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर चैलेंज हुए हैं, वो आज तक सेटल नहीं हुए, तो उसकी एक लिटिगेशन भी चल रही है। अब नया टैक्स लगाने का भी फ्रेंकली कोई बहुत बड़ा रूम गवर्नमेंट के पास नहीं है कि कोई नई चीज़ लगा सके। तो इस वक्त तो जाहिर है गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से सिर्फ वो मैयस लिया जाए। अगर मेरे से सजेशन लें ईमानदारी के साथ तो देखें, इस वक्त गवर्नमेंट को बैठना चाहिए बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी को कुछ उनको हौसला देना चाहिए, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए और बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को मूव करना चाहिए। बिज़नेस ग्रो होगा तो टैक्सेस कलेक्ट होंगे। उनको अगर कोई भी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, कि उसको आप किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर दें। सपोर्ट नॉट, मैं ये नहीं कहता कि आज कोई सब्सिडी दे दें या कोई चीज़ कर दें, कम से कम उसको ये तसल्ली दे दें कि पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होंगी वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होंगी, उनको जो चीज़ें दी हुई हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होगी और रोज़ाना कोई नई चीज़ नहीं आ जाएगी। तो इसकी बुनियाद के ऊपर भी शायद उनको ये हौसला हो जाएगा कि हाँ, हम इस मुल्क के अंदर जो काम कर रहे हैं वो चलता रहेगा और वो सारी चीज़ होगी। दूसरी तरफ जो मर्जी हो जाए, देखें इस सारे माहौल में एक चीज़ जो एनालाइज करने की है तो कि क्या हो रहा है। किसान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाता है, लेकिन वो जिस कीमत पे बेचता है वो उसको प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जब दूसरी तरफ जो बंदा कंज्यूमर है एंड जो यूज़ कर रहा होता है उसको बहुत महंगे दामों मिल रही होती। तो दरमियान में मिडल मैन है बेसिकली, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है। होर्डिंग इस पीरियड के अंदर, रमज़ान आता है, हमारे यहाँ चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। वजह क्या होती है? लोगों ने होर्डिंग की होती है, होर्डिंग के नतीजे के अंदर उन्होंने 100 की चीज़ जो होती है वो 200 में अगले दिन बेचनी होती है, वो सारी चीज़ें, यानी इतने मार्जिन्स हैं वहाँ पे। तो कम से कम जो एफपीआर है उसका ध्यान इस सेक्टर की तरफ है ही नहीं, जहाँ पे यानी अगर आप इवन मंडी कोई भी चले जाएं, किसी भी, आप फ्रूट मंडी में चले जाएं, आप सब्जी मंडी में चले जाएं, आप ये ग्रेन्स की मार्केट है उसके अंदर चले जाएं, आप आजम क्लॉथ मार्केट में चले जाएं, आप किसी भी होलसेल मार्केट के अंदर चले जाएं, तो वहाँ जो लोगों के मार्जिन्स हैं उनको टैप करने की ज़रूरत है, टैक्स वहाँ लेने की ज़रूरत है और वहाँ पे टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं। और मेरा अपना, मुझे यकीन है कि वहाँ पे बहुत बड़ा टैक्स का मार्जिन है। हाँ, हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ज़रा थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी, एसी वाले कमरों से बाहर आना पड़ेगा, मार्केट्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग नहीं है जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं और जिनसे आप टैक्स रेट लगा के बढ़ा लेंगे या कुछ कर लेंगे। तो इस तरफ ध्यान की ज़रूरत है, यहाँ से टैक्स भी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ बजट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको जितनी भी आप कोई कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी की पॉलिसी या कोई चीज़ें दे सकते हैं उसको देने की ज़रूरत। मोहम्मद अवैस साहब, ये भी बताइएगा कि बजट के जरिए मुल्क को मुआशी बदहाली से निकाला जा सकता है? अयूब साहब, ये जो दूसरा पहलू आपने उठाया कि इस वक्त ज़ाहिर है महंगाई बहुत है, मुआशी बदहाली बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके लिए तो ज़ाहिर है, देखें हुकूमत का चेक एंड बैलेंस, क्या आपको किसी जगह पे हुकूमत नज़र आती है?
मसलन आप जाके देखें, जिसका जो दिल कर रहा है यहाँ पे वो सारा कुछ कर रहा है, कीमतें अपनी मर्जी की लगा रहा है, सारी चीज़ें अपनी चीज़ें हो रही हैं, मुर्गी का रेट उठा लें, अंडे का रेट उठा लें, खाने पीने की आम चीज़ें, सब्जियों का रेट उठा लें। मसलन गरीब आदमी जाए कहाँ, जो इस वक्त सूरत हाल हुई है वो एक पेट्रोल की आड़ में, जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। पेट्रोल को की अगर कीमत जो है वो 20% बढ़ती है तो दूसरी कीमतें जो है वो लोगों की 40% बढ़ा देते हैं। तो वहाँ ये कोई देखने वाला नहीं है इस मुल्क के अंदर के फ्रेंकली कि कितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए उसकी वजह से, कि कीमतें कितनी बढ़नी चाहिए। अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो बाकी चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़नी चाहिए, तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट को फ्रेंकली मसलन एक तो दोबारा ज़रा थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। जाके अपनी जो मंडियों के अंदर रेट लिस्ट है, जो रिटेल के अंदर प्राइस लिस्ट है, जैसे वो दी जाती है, ये असल में काम तो जो होता है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और नीचे वाला होता है कि जनरल चीज़ों को जो है वो देखा जा सके। एक तो ये एंगल है कि लोगों को ऊपर इस वक्त जो महंगाई का बोझ है उसको कम किया जाए। दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि जितनी इस वक्त सूरत हाल हो रही है, बिजनेसेस को जितने चैलेंजेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक हद तक एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता है। अब प्राइवेट सेक्टर का अगर कारोबार जो है वो नहीं चल रहा होगा तो क्या होगा कि वो एम्प्लॉयज़ को फारिग कर देगा, या उनकी तनख्वाह कम कर देगा, या उनको तनख्वाह दे, काम भी कर रहे होंगे, तनख्वाह नहीं दे रहा होगा, वो मुआशी सूरत हाल मुश्किल में होगा तो तनख्वाहें नहीं मिल रही होती लोगों को। तो ये वाले सारी चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। जब तक आपको बिजनेस की एक अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं देंगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, अगर आपने बिजनेसेस चलाने हैं तो आज इंपोर्ट ट्रेडिंग को सरा साइड पे रख के आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हालात बेहतर करने हैं, आपको किसान के हालात बेहतर करने हैं, क्योंकि सोर्स को आप बेहतर करेंगे तो आपके बिजनेस लॉन्ग टर्म भी होंगे, सस्टेनेबल भी होंगे, और ज़्यादा लोग जो होंगे वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप उस सोर्स को नहीं ठीक करेंगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ जो है वो ठीक नहीं होगी। मोहम्मद अवैस साहब, हुकूमत ने हमेशा बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस किया है। क्या डायरेक्ट टैक्सेस को फोकस करके हमें अपने टारगेट और अहदाफ को पूरा नहीं कर सकते? जी यूबी साहब, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का आपने सवाल उठाया कि इस वक्त किधर जाने की ज़रूरत है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स तो महंगाई को बढ़ाता है। यस, पिछले दिनों भी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने 1% सेल टैक्स का रेट बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? उसकी वजह यह है कि जो पॉलिसी मेकर है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। याद रखें, जब उसका बजट बढ़ाया जाता है तो वो सबसे आसान रास्ता ढूंढता है कि कहाँ से मुझे सबसे आसानी से रेवेन्यू आ जाएगा। सेल टैक्स का रेट बढ़ा दें, ऑटोमेटिकली पैसे आ जाएंगे, आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा कि महंगाई तो बढ़ जाएगी। ये 1% नहीं बढ़ेगी। आप ये जहन में रखें कि जब सेल टैक्स का रेट 1% बढ़ता है तो ताजर भी अपना प्रॉफिट बढ़ा देता है, मैन्युफैक्चरर भी बढ़ा देता है, तो आवाम को तो जो है वो कम से कम 2-3% का जो होता है वो टीका जो होता है वो उस वक्त लग जाता है बड़े आराम से। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स तो कोई भी फोकस एरिया नहीं है उसको इस वक्त बढ़ाने का। हाँ, अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स के एंगल को देखना है तो ओनली आप इंपोर्ट साइड जो लग्जरी आइटम्स की है, जिनकी कोई बुनियादी ज़रूरत नहीं है, जो अमीर लोग खरीदते हैं, जो आज भी इंपोर्टेड पानी पीते हैं, जो आज भी इंपोर्टेड सिगरेट पीते हैं, जो आज भी इंपोर्टेड चिप्स खाना पसंद करते हैं, इस मुल्क की इस सूरत हाल के बावजूद दुकानों के अंदर आज भी अगर इंपोर्टेड जूस पड़ा है तो हाँ, उसके ऊपर आप बढ़ा दें, चाहे 100% बढ़ा दें, वो जितनी मर्जी महंगी होती है कर दें। बिल्कुल हम उसके हक में हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो इंपोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर रेट बढ़ा देने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके ऊपर उनको सस्ता करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें, अभी आपके लिए आपके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है फ्रेंकली, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एम्प्लॉयज़ ने पिछले दिनों में ख़त लिखा कि हमारी तनख्वाह जो है वो 50,000 है या 60,000 है और हमारा बजट लाख प्लस का है, तो हमें रिश्वत लेने की इजाज़त दी जाए। जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर को ये ख़त लिखने आ जाएं तो उसको ये मतलब नहीं है कि उसको इजाज़त देनी है या कुछ करना है, उसको ये सोचना है कि हाँ, क्या सैलरीज बढ़ानी है या महंगाई कम करनी है। क्योंकि सैलरीज बढ़ाना, क्या ये मुमकिन है कि आप सैलरीज जो है वो 40% या 50% बढ़ा दें? तो गवर्नमेंट के पास पहले पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती। तो दूसरा तरीका क्या है कि हाँ,
आप महंगाई को काबू करें, लोगों को समझाएं कि भाई ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, इनकी चीज़ों के ऊपर रहें, ये बजट बनाएं। तो इसलिए ज़रा इनडायरेक्ट टैक्स का जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जहाँ पे ज़रूरियात आ रही है, अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नया जो अभी वो आवाम को एक थोड़ा सा वो रिलीफ देने की बात तो की है कि वो पेट्रोल के ऊपर कुछ सब्सिडी करके, और जो बाइक्स वाले या 800 सीसी से छोटी गाड़ियों वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा सस्ता पेट्रोल मिलेगा। ठीक है, वो मुमकिन है, ये इंशाल्लाह जल्दी वो स्कीम आ जाएगी, उसका कुछ रिलीफ आसान होगा, लोगों को कुछ सांस आएगा उस सारे के अंदर। लेकिन देखें, उससे कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की कीमतें तो कम नहीं हो जाएंगी, क्योंकि ट्रक का जो डीज़ल है वो तो उतना ही महंगा आ रहा है जिसके ऊपर गुड्स आ रही हैं। एग्रीकल्चर जो हो रही है उसके लिए जो डीज़ल जा रहा है वो तो वैसे ही महंगा आ रहा है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गुड्स की वो तो वैसे ही महंगी है, बिजली महंगी हो गई है, सारी चीज़ें महंगी होगी। तो इसको किसी भी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर रिड्यूस कर लें, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, लोगों को ताकि ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रा कम रेट के ऊपर मिल सके, तो इस तरफ फोकस करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जब टैक्स बढ़ाना है आपने, तो मैंने जैसे पहले भी अर्ज की है को आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर है, उसकी इनकम कितनी है और टैक्स में कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो आपको आज भी नज़र आएगा कि ये जो होलसेल के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं उनकी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन तो ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। तो वहाँ ऐसे एरियाज को टैप करने की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ ई कॉमर्स हो रहा है, ई कॉमर्स के ऊपर टैक्सेशन की क्या आपकी एबिलिटीज़ हैं, आप क्या देख रहे हैं, तो आपको नए एवेन्यूज़ ढूंढने की ज़रूरत है। फ्रेंकली एफर्ट करने की ज़रूरत है, दिमाग को अप्लाई करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ से टैक्स बढ़ा सकते हैं। ये रेट बढ़ाना, कब तक आप रेट बढ़ाते रहेंगे और चीज़ें करते रहेंगे और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही पूरा करते रहेंगे। तो प्लीज़, यानी मेरी सजेशन तो यही होगी कि नए एवेन्यूज़ ढूंढें, वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं हैं उनकी तरफ फोकस करें। इस वक्त तो पूरा एफबीआर की मशीनरी को उठा के जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के असेसमेंट्स या उनको निचोड़ने में लगे हुए हैं, उनको ज़रा टारगेट दे देना कि ये नए टैक्स पेयर ढूंढें और इतने टैक्स बेस बढ़ा दें, तो आप देखें रिजल्ट मिलेंगे। और वो लोग जो पैसे भी कमा रहे हैं, टैक्स नेट के अंदर नहीं है, कुछ फाइलिंग भी नहीं कर रहे, तो उनकी तरफ टारगेट करने की ज़रूरत है। ये इस वक्त पॉलिसीज़ और ये चीज़ें नहीं है, ज़रा एग्जीक्यूशन को ठीक करने की ज़रूरत है। अब ऐसा आखिर में ये भी बताइएगा कि सर्कुलर डेट, बजट खसारा और शरह सूद में इजाफा, ऐसे में कारोबार करना आसान होगा? जी यूबी साहब, ये जो आपने पॉइंट रेज किया कि जो सर्कुलर डेट है या बजट खसारा है या इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल शरह सूद है, फ्रेंकली मसलन मैं आपको बताऊं, ये जो शरह सूद है ये बिजनेसेस को, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको बंद करवा के छोड़ेगी जिस हालत से हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बेसिक वो बुकिश की तरह चल रही है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो शायद उनका ख्याल है कि कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी, कंजम्पशन रिड्यूस होगी तो जिसकी वजह से महंगाई जो होगी वो कम हो जाएगी। ये शायद इकोनॉमी का कोई 1902 का एक असूल है और उसको अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। और जब आप अप्लाई करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो बिजनेसेस की जब इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये तो जो चीज़ आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेसेस में जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो कभी ठीक नहीं होती। दूसरी तरफ जो आवाम है वो बेचारी, क्योंकि आपको एक बात समझनी है, हमारे मुल्क के अंदर एक है अमीर अशराफिया जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है कि कितनी पेट्रोल महंगा हो गया, कितनी महंगाई होगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पेट्रोल 500 रुपये लीटर कर दें तब भी गाड़ियाँ का रश जो होगा रोड्स के ऊपर उसी तरह रहेगा और गाड़ी ट्रैफिक हर वक्त ब्लॉक रहेगी। उनको वो कैटेगरी है जो इम्पोर्टेड पानी भी पी सकते हैं, जो इम्पोर्टेड खाना भी खा सकते हैं, जो होटल्स पे जाते हैं तो होटलों में भी लंबी लाइन होती है, वो सारी चीज़ है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करते जाएं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ, और ये कितने परसेंट है, ये 5%, 10%, 10 तो शायद बिल्कुल दूर की बात है, ये 5% लोग हैं हमारे मुल्क के। असल में हमारा मुल्क का मसला ये है कि हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि उसमें 5% का नंबर जो नज़र आता है तो उसकी वजह से सड़कों पे रश भी हो जाता है, होटलों में भी रश हो जाता है, वो सारा कुछ है। लेकिन आप ये देखते नहीं है कि 95% पीपल जो है वो आज उनका खाने पीने का मसला हो गया है।
फ्रैंकली आप कभी जाएं, यानी मुझे एक साहब कह रहे थे कि अब जो सब्जी वाली दुकान है उसके ऊपर जो रेट मिलता है वो एक पाव का मिलता है। तो मैंने कहा ये पाव क्या होता है, किलो मिलता होता था हमारे दौर में। तो उसने कहा हाँ, किलो वाली चीज़ महंगी इतनी हो गई है कि अब लोग पाव खरीदने पे मजबूर हो गए हैं, तो रेट भी पाव के हिसाब से हो गया है। तो प्लीज़ ज़रा उसको देखें कि इवन सब्जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिक ज़रूरत आटा, आपने देखा ये अभी मुफ्त आटा स्कीम के ऊपर कितने बंदे मर रहे हैं। मसलन किसी ने इस चीज़ को देखा कि कितने ज़ख्मी हो गए, कितने मर गए, क्या हो रहा है वो सारी चीज़ के ऊपर। तो ये आपको नज़र आएगा कि अगर आटे का एक तोड़ा लेते हुए अगर बंदा अपनी ज़िंदगी जान जो है वो उसको रिस्क पे लगा रहा है और वो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस बेचारे के पास तो रोटी खाने के लिए भी नहीं है, उसके घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। तो बच्चे जब भूखे बैठे हैं तो वो अपनी ज़िंदगी उसने क्या करनी है, उस ज़िंदगी को जी के वो आटे की लाइन में जाके मरेगा या जो भी करेगा वो मरेगा, सब कुछ करेगा। लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब हो सकता है। प्लीज़ ज़रा इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और इस तरफ चीज़ों को करने की ज़रूरत है। देखें, बिजनेसेस को अगर आप महंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देंगे तो बिजनेस वायबल नहीं होंगे। कल को लोन के डिफ़ॉल्ट भी शुरू हो सकते हैं, चीज़ें तो महंगी हो ही रही हैं, लोन के डिफ़ॉल्ट होंगे, इंडस्ट्री बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो हम अनरेस्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते इसको बैठें। मसलन फाइनेंस, अब इस वक्त तो मुल्क की सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में तो 5 फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं जो इसको लेके चल रहे हैं। आप ज़रा काउंट कर लें, मसलन अगर 5 फाइनेंस मिनिस्टर या इंक्लूडिंग वो एडवाइजर्स वगैरह डाल के जिनको मिनिस्टर का स्टेटस दिया हुआ है, तो 5 मिनिस्टर्स बैठ के कोई चीज़ तो निकाल दें यार, इस अवाम को कुछ तो सुख दे दें, मसलन किसी तरफ तो वो कर दें। तो प्लीज़ मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वक्त के सबसे ज़्यादा जो मसला है वो महंगाई का मसला है, अवाम की सर्वाइवल का मसला है, बिजनेसेस की सर्वाइवल का मसला है। बिजनेसेस चलाएंगे, अवाम को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कुछ रोज़गार मिलेगा, क्योंकि आज आप सब्सिडी नहीं दे सकते, आज आप मुफ्त चीज़ें नहीं दे सके, तो आपको तो कारोबार ही एक्टिव करना है, कोई और सोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो खुदा के वास्ते बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठें, उनके प्रॉब्लम्स को समझें और उनके प्रॉब्लम को समझ के और बिजनेस को चलाने की गुफ्तगू करें। इस वक्त कोई और एफर्ट काम नहीं आएगी जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी मूव नहीं होगी, सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं होगी, उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। तो उसके लिए काइंडली अपनी पूरी एफर्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम ले लिया तो माजरत है यूबी साहब अगर कोई चीज़ हो गई। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।